हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार यादव आज आप सबके सामने यूट्यूब के माध्यम से, चूंकि कोरोना का समय चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो आज इस ऑनलाइन की घड़ी पर सबसे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। और जब कभी भी आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की बात होती है तो पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कि कंपनी क्या होती है। यदि मैं आज के समय की बात करूं तो कंपनी का जो अर्थ होता है या जो परिभाषा निकल कर आती है वो है कि एक ऐसा संगठन जो कि फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, या फिर एक ऐसा संगठन जो कि श्रमिक कानूनों का पालन करता है, या फिर प्रोडक्शन करती है, या फिर ऐसा संगठन जो कि सर्विस प्रदान करता है। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके कंपनी। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 18वीं शताब्दी की। उस वक्त कंपनी का अर्थ कुछ और हुआ करता था। वो था आपका कि ऐसा संगठन जो कि भारत में क्या करने आया है? व्यापार। व्यापार के साथ साथ इन्होंने भारत में अपने संग्रहण केंद्र भी बनाए। और वो क्या करते थे? इन संग्रहण केंद्र में भारत की जो लोकल मार्केट था उससे वस्तुओं को खरीदते थे, यहां पर उनको जमा करते थे और यहां से उन वस्तुओं को यूरोप की मार्केट में ले जाकर बेच देते थे। और उससे उन्हें जो भी लाभ होता था वही कंपनी का लाभ कहलाता था। ठीक है। ये 18वीं शताब्दी के समय की कंपनी का काम है और ये वर्तमान समय में कंपनी। ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। आपको बता दूं मैं, भारत का यूरोप से संबंध आज से नहीं, बहुत पहले से है। आपको याद होगा कि भारत में एक यूरोपीय व्यक्ति आया था, एक शासक था, आपने नाम सुना है उसका, सिकंदर। ठीक है। तो आपको बता दूं, पहले के समय से ही भारत और यूरोप आपस में व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। जब सिकंदर भारत आया तो उसका जो रूट था, जो रास्ता था, वो था ग्रीस, या इसी को कहते हैं यूनान। फिर है आपका तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। यह आपको बता दूं सिकंदर का रूट था। इस प्रकार वो भारत आया था। दूसरा रूट जो यूरोपीय लोग इस्तेमाल करते थे वो था आपका भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर। ये यूरोपियों का दूसरा रूट था। लेकिन आपको बता दूं, 18वीं शताब्दी पे एक नया रूट आया जिसके माध्यम से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। वो था यूरोप, कैप ऑफ गुड होप, मेडागास्कर चैनल, देन भारत। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये दो रास्ते ऑलरेडी मौजूद थे तो यूरोपीय लोगों को ये तीसरे रास्ते की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका सबसे बड़ा कारण था 1453 पे हुई एक घटना। आपको बता दूं, 1453 में एक घटना घटित हुई। वो घटना इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि 1453 में कस्तनतुनिया का पतन हो गया और एक नया साम्राज्य जो कि है ऑटोमन साम्राज्य, इसका उदय हुआ। ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य को हम उस्मानी तुर्क भी कहते हैं। उस्मानी तुर्क।
आपको बता दूं, तुर्कियों का और यूरोप वासियों का 36 का आंकड़ा है। आप वर्ल्ड वॉर देखेंगे, विश्व युद्ध, तो आप देखेंगे कि हमेशा तुर्की यूरोपीय कंट्रियों के अगेंस्ट में रहा है। ठीक है ना। आपको बता दूं, जब ये 1453 में ये उस्मानी तुर्क यानी ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ, तो इन्होंने क्या किया, जब ये अपनी अपनी ताकत बढ़ाने लगे तो इन्होंने सड़क मार्ग में तो कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और भूमध्य सागर पर भी कब्जा कर लिया। तो अब यूरोपीय लोगों को भारत आने में तकलीफें होने लगी। यही वजह रही कि यूरोपियों ने 18वीं शताब्दी में एक नया रूट, एक नया मार्ग तलाशा, यूरोप, केप ऑफ गुड होप, मेडागास्कर चैनल, देन भारत। क्योंकि आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें कोई चीज आवश्यकता पड़ती है तो हम नए नए इन्वेंशन करते कि नहीं करते। तो एक नया तीसरा रूट भारत आया और इसी के माध्यम से भारत में पहली बार कोई यूरोपीय कंपनी आई, तो वो थे आपके कौन? पुर्तगाली। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया। आपको बता दूं, भारत में जब पुर्तगाली आए तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूं, एक लिख देता हूं कि भारत में कौन कौन आए और हमें किन किन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाल। ठीक है, आपको बता दूं इसकी राजधानी लिस्बन है। और जब कभी हम पुर्तगाल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें नाम एक याद आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल का बहुत मशहूर प्लेयर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, जो पुर्तगाल है ये क्यों फेमस है? ये फेमस है, एक्चुअली ये यूरोप में आता है। ये फेमस है हाई टाइड के लिए। हाई टाइड, आप कभी भी जब बारिश का मौसम होता है तब आप सुनते हैं कि समुद्र में हाई टाइड उठ रही है, मतलब समुद्र में जो लहरें हैं वो काफी ऊंची ऊंची उठती हैं। और वहां पर क्या होते हैं, दुनिया भर के पर्यटक उन ऊंची ऊंची लहरों को देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, वहां पर जो बड़े बड़े जो सर्फर लोग होते हैं, जो सर्फिंग करने के लिए एक प्रकार का गेम होता है, हम लहरों पे एक, आपने देखा होगा कि एक पटिया, मतलब एक रहता है, पटिया जैसा रहता है, उसके ऊपर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और लहरों के सहारे सहारे वो आगे की ओर चलता है, बैलेंस बनाते हुए। ठीक है ना। तो सर्फिंग के लिए पुर्तगाल लोग बहुत आते हैं और हाई टाइड के लिए भी मशहूर है। अब मैं बात करूं कि पुर्तगाल से कौन कौन आया। देखिए, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पे बार्थोलोमा डियाज की। आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो किताबों में पढ़ा है वास्को डी गामा। मैं इसमें थोड़ी आपको चर्चाएं करूंगा। पहले मैं एक के बाद एक लिख देता हूं, उसके बाद में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। ठीक है, बार्थोलोमा डियाज, देन सेकंड है आपका वास्को डी गामा, देन तीसरा है आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल, चौथा है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, फिर है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसके बाद में आपका नीनो डी कुन्हा, फिर है आपका ग्रासियो डी नोरहन्नो, और अगला है आपका अल्फांसो डी सूजा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पुर्तगालियों पे, लेकिन हमें केवल यहां तक ही पढ़ना, क्योंकि ये यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीनो डी कुन्हा तक। ठीक है ना। तो अब हम एक के बाद एक आपकी सारी चर्चाएं कर लेते हैं ताकि आपको विस्तार से सब कुछ समझ में जाएगा। तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपकी बार्थोलोमा डियाज की। आपको बता दूं, बार्थोलोमा डियाज 1486 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जो कि एक बंदरगाह भी है, वहां से निकला। देन ये कैप ऑफ गुड होप होते हुए मेडागास्कर के चक्कर लगाकर वापस पुर्तगाल चला गया। ये व्यक्ति भारत तक नहीं पहुंचा है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें इसकी चर्चा करनी, क्यों? क्योंकि ये भारत के लिए निकला था, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया किन्हीं कारणवश। ठीक है ना। तो आपको ये भी व्यक्ति का नाम याद रखना, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगाल से ऐसा पहला यात्री जो भारत के लिए निकला लेकिन भारत नहीं पहुंच पाया, तो आपको नाम क्या याद रखना? बार्थोलोमा डियाज। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे तो वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वास्को डी गामा, क्योंकि ऐसा पहला पुर्तगाली नाविक है या यात्री है जो कि भारत आया। इतिहास में कहीं कहीं इसे लुटेरा भी बोला गया है। ठीक है ना जी। चलिए, तो मैं पहले एक रूट बना देता हूं। आमतौर पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं इस रूट को, किताबों पे भी नहीं दिया रहता है। देखिए,
जब ये भारत आया, तो मैं यहां थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बना देता हूं। ये आपका नॉर्थ उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। देखिए मैं कोई चित्रकार तो नहीं हूं, ठीक है ना, फिर भी एक छोटा सा एक सांकेतिक रूप से मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आपका यूरोप, एशिया, ये आपका अफ्रीका, देन ये आपका क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपको बता दूं यहां पर कहीं लिस्बन पड़ता है, पुर्तगाल है। ये पुर्तगाल से जब लिस्बन से निकलता है तो सबसे पहले वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप, देन उसके बाद ये फिर आपको बता दूं यहां से चलता है तो ये आपका कैंपो, देन मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से चलकर ये किल्वा, फिर मोम्बासा, मोम्बासा से ये चलता है तो आगे बढ़ता है मालिंदी, फिर मालिंदी के बाद ये पहुंचता है आपको बता दूं सीधा भारत, ठीक है ना। तो ये वास्को डी गामा का एक रूट है कि वो लिस्बन से निकलता है, कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है, फिर कैंपो पहुंचता है, फिर मोजाम्बिक, देन किल्बा, देन मोम्बासा, देन मालिंदी, उसके बाद में कहां पहुंचता है ये भारत, ठीक है। आपको बता दूं जब कभी भी हम वास्को की चर्चा करेंगे तो वास्को की चर्चा पे और भी कई चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको मैं मिटा देता हूं। आपको बता दूं वास्को डी गामा जब निकला और भारत पहुंचा तो ये कहीं कहीं किताबों में 20 मई लिखा है, कहीं कहीं ये 17 मई लिखा है। तो ये 1498 को भारत में पहुंचा। भारत पहुंचने से पहले आपको बता दूं इसने समुद्र में 90 दिनों की यात्रा करी, इसने अपने 90 दिन समुद्र में बिताए। इसके बाद में ये आपको चर्चा में बता दूं कि ये अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी था, ठीक है ना, इसके पथ प्रदर्शक के माध्यम से या इसके साथ पे ये भारत पहुंचा। और भारत जब ये पहुंचा तो ऐसा कहते हैं किताबों में लिखा कि कालीकट पहुंचा, लेकिन आपको बता दूं ये कालीकट नहीं था, ये कालीकट का एक कप्पड़ गांव था, ये यहां पर उतरा था, ठीक है ना। और आपको बता दूं एक क्वेश्चन अब बनेगा कि वर्तमान समय में कालीकट नहीं है, अब इसे हम किस नाम से पुकारते हैं, तो आपको बता दूं आधुनिक समय पे हम इसे कोझीकोड कहते हैं। अब कालीकट ना होकर ये क्या हो गया आपका कोझीकोड, ठीक है। ये आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। जब आपको बता दूं वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है, 90 दिनों की यात्रा करते हुए, तो जब एक कालीकट में उतरा तो यहां पे एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम है आपका सामुद्री, जिनकी पैतृक उपाधि आपकी बता दूं जमोरिन। ये एक हिंदू राजा हैं, इन्होंने वास्को का स्वागत किया, लेकिन आपको बता दूं चूंकि यहां पे अरब व्यापारी भी राज करते थे तो अरबों को ये चीजें पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये जमोरिन के खिलाफ थे, ठीक है ना। इसलिए वास्को जब भारत आया, भारत आकर उसने यहां पर काफी घूमा, आमतौर पर ये साउथ में ही घूमा है, ठीक है ना, और यहां पर उसने काफी चीजें खरीदी। इसके बाद में ये सितंबर 49 को ये लिस्बन वापस चला गया और वहां पर जाकर इसने जो भी चीजें यहां से, जो मसाले खासतौर से काली मिर्च और जो अदरक यहां से खरीद के ले गया था, जब उनको उसने यूरोप के मार्केट में बेचा तो कुल यात्रा व्यय का 60 गुना कमाया। आपको बता दूं उसके आने प्लस जाने दोनों के जितने भी उसने खर्च किया था उसका कितना गुना कमाया उसने यूरोप में, 60 गुना। इसको देखकर पुर्तगाली अब भारत की ओर आकर्षित होने लगे, ठीक है। आपको बता दूं वास्को डी गामा को लेकर कुछ तथ्य भी हैं, लेकिन उससे पहले और चर्चाएं करता हूं कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया तो ये आया था आपको बता दूं 1502 में, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया, तो आपको बता दूं ये दूसरी बार है। और जब वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया तो तीसरी बार आपको बता दूं ये आया 1524 में। लेकिन जब ये तीसरी बार आया तो इसकी आपको बता दूं कोच्चि में, जो कि केरल में पड़ता है, मृत्यु हो गई। और ये जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी मलेरिया से, ठीक है ना। 1524 में भारत में इसकी कहां पर मृत्यु हो गई, इसकी कोच्चि पे, और इसको यहीं पर क्या कर दिया गया, दफना दिया गया, ठीक है ना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता देता हूं वास्को डी गामा को लेकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करूंगा आपको कि वास्को डी गामा
जब भारत आया था तो अपने 170 नाविकों को लेकर आया था और 4 जहाजों पे लेकर आया था, आप समझ गए। लेकिन जब ये रिटर्न हुआ, वापस हुआ, तो मात्र 55 लोग बचे और 2 जहाज बचे। ठीक है, जब आया तो कितने लोगों को लेकर आया, 170 लोगों को 4 जहाजों में। जब वापस हुआ तो कितने लोग बचे, 55 लोग, और कितनी जहाजों पे, मात्र 2 जहाजों पे। ठीक है, दूसरी बात आपको बता दूं, भारत में गोवा में वास्को डी गामा के नाम पर एक जगह है जिसका नाम है वास्को। ठीक है, इसके अलावा चांद में एक गड्ढे का नाम भी वास्को रखा गया है, आपको बता दूं। ठीक है, चांद में गड्ढे का नाम भी क्या रखा गया, वास्को। इसके अलावा आपको बता दूं 2011 में एक मूवी बनी थी उरुमी करके। ठीक है, ये भी वास्को के ऊपर बनी है। वास्को को इसमें खलनायक के रूप में दिखाया गया है, और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है, आपको बता दूं, संतोष शिवन। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यदि और भी वास्को के बारे में चर्चा करें तो आपको बता दूं, वास्को को जब दफनाया गया कोच्चि पे, तो उसके बाद में 1538 में इसकी कब्र को खोदा गया। ठीक है, और इसके जो शव है, जो अस्थियां हैं, उनको ले जाया गया कहां, लिस्बन पे, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, और लिस्बन में इसको फिर से दफनाया गया है। ठीक है ना, और आपको बता दूं जहां पर इसको दफनाया गया है उसे जेरोनोमोस मठ कहा जाता है, या फिर आप इसको जीरोनोमोस मठ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो जब कभी भी क्वेश्चन आए किसी कब्र को कब खोदा गया, तो 1538 में, और बाद में कहां दफनाया गया, जीरोनोमोस मठ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और बात बता दूं, कहा जाता है जब वास्को भारत आया था तो उसने साथ अपनी हरी मिर्च लेकर आया था, और बदले में क्या लेकर गया वो, यहां से काली मिर्च। ठीक है, ये समझने की चीजें हैं कि हरी मिर्च और काली मिर्च आप याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो तीसरी पर्सन की बात करता हूं मैं, तो वो है आपके पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। आपको बता दूं ये 1500 में भारत आए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ 13 जहाज लेकर आए थे। ठीक है ना, 13 जहाजों के साथ भारत आए थे। इसके बाद में आपको बता दूं अगले जो हमारे हैं वो हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 1505 में भारत आए, और जब भारत आए तो पहले पुर्तगाली वायसराय, पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। ठीक है ना, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो कौन थे वो आपके, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। ठीक है ना, आपको बता दूं इन्होंने समुद्र में व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया। इसके लिए इन्होंने अपने जो व्यापार को समुद्र में बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी को बोला जाता है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, और या फिर शांत जल की नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जो आए वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, आपको बता दूं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो सबसे पहली चर्चा ये रहेगी कि ये 1503 में ही भारत आ गए थे। लेकिन आपको बता दूं ये किस रूप में आए थे, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में ये भारत आए थे, इसके रूप में। ठीक है ना, लेकिन ये 1509 में वायसराय बन गए। बनकर क्या आए 1503 में, स्क्वाड्रन कमांडर, लेकिन 1509 में क्या बनी, वायसराय। आपको बता दूं इन्हें पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में। ठीक है ना, ये क्या है आपके पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक भारत में, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, क्यों इन्हें वास्तविक संस्थापक माना गया उसकी आपको कुछ कारण बताता हूं। पहली चीज यह है कि इन्होंने भारत में जो पुर्तगाली सेना थी उसमें भारतीयों की नियुक्तियां प्रारंभ करी। दूसरी चीज यह थी कि इन्होंने अपने पुर्तगाली लोगों को भारतीयों, जो भारतीय स्त्री थी या स्त्रियों थी, उनसे विवाह को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा इन्होंने भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है ना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। आपको बता दूं 1515 में इनकी मृत्यु हो गई और इनको गोवा में दफना दिया गया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है।
इसके बाद आपको बता दूं जो अगला शख्स भारत आता है या भारत में बनता है, नीनो डी कुन्हा। आपको बता दूं ये जो शख्स है ये 1530 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए, ठीक है ना, पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए। ओके, नीनो डी कुन्हा के बारे में के समय की यदि चर्चा करें तो इन्हीं के समय में 1530 में गोवा पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं क्या बनी, औपचारिक राजधानी बनी। और इन्हीं के समय पे आपको बता दूं एक कॉर्टेज आर्मेड काफिला ये लागू किया गया। आपको इसी सबसे खास बात बता दूं कि ये एक प्रकार से एक नीति थी जिसके माध्यम से कोई भी भारतीय या अरबी व्यापारी बिना परमिट के समुद्र में व्यापार नहीं कर सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कि बिना परमिट के व्यापार नहीं किया जा सकता, वो भी कहां पर, समुद्र में। और कौन नहीं करेगा, कोई भी भारतीय या अरबी व्यापारी अपने जहाजों को बिना परमिट के समुद्र में नहीं ला सकते। खास तौर से कहां पर नहीं ला सकते, अरब सागर पर। जैसा कि आप लोग देखते हैं ना कि सड़कों में टोल टैक्स बनते हैं, टोल नाके रहते हैं, बिना टोल दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक वैसे कॉर्टेज आर्मेड काफिला के तहत में बिना परमिट के कोई भी भारतीय और अरबी व्यापारी अरब सागर पर व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपको अब मैं देखिए इसके बाद भी दो लोग और हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उन पर चर्चाएं नहीं करेंगे। अब मैं आपको पुर्तगालियों के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य आपको बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट मैं तथ्य आपको बता देता हूं। जैसे कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कहां पर लगी, आपकी कोचीन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां लगी, कोचीन पे, जिसे कोची भी बोला जाता है। दूसरा, भारत ने जो जापान के साथ व्यापार करना शुरू किया, किसने, भारत ने जो जापान के साथ व्यापार करना चालू किया उसका श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। इसके अलावा पहली बार आलू, मक्का, अनानास, मूंगफली, ये जो चीजें या ये जो चीजों से हम वाकिफ हुए ये भी किसको श्रेय जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं पुर्तगालियों ने भारत को जहाज निर्माण से अवगत कराया। इसके अलावा आपको बता दूं पहली बार छपाई का जो कारखाना या छपाई खाना जो है वो 1556 में गोवा में लगाया गया, ये भी पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है गौथिक स्थापत्य कला, इससे भी यदि हमें किसी ने वाकिफ कराया है तो वो है पुर्तगालियों से। आपको बता दूं गौथिक स्थापत्य कला 12वीं सदी में फ्रांस में जन्म ली थी, यानी फ्रांस से आई है तकनीक। और इसके तहत तिकोने मेहराब बनते हैं, तिकोने मेहराब के लिए जाना जाता है गौथिक स्थापत्य कला। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक संत आए थे, एक उनको अगर मैं ज्यूस संत कहूं तो बढ़िया है, ज्यूस संत आए थे जेवियर, ये भी पूछा जाता है। और ये किसके साथ आए थे तो आपको बता दूं ये आए थे मार्टिन डिसूजा के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये एक संत है ज्यूस संत जेवियर, जो किसके माध्यम से किनके साथ आए थे, आपके मार्टिन डिसूजा के साथ आए थे। और ये आए थे आपके 1542 में। ठीक है ना, इस प्रकार आपके ये पुर्तगाल खत्म हुआ। ठीक है, जो भी यदि आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मैं पर डे आपकी क्लासेस लूंगा। आज मैंने आपका ये पुर्तगाल का पूरा चैप्टर क्लोज किया है। कल मैं आपको डच और अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। बाकी इसके बाद हम एक के बाद एक कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर मैं आपको ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और भविष्य में भी अब मैं आपको क्लासेस लेता रहूँगा। ठीक है, तो कोरोना के इस समय पे घर पर रहें,
सुरक्षित रहें। धन्यवाद।